गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडी की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिजनेस स्टडी में हम ऑर्गेनाइजिंग जो यूनिट हमारी है, संगठन जो हमारी यूनिट है वो हम कर रहे हैं। और इसमें अभी तक हम संगठन के बारे में हम जान चुके हैं, संगठन के हम मीनिंग के बारे में, उसकी फीचर्स के बारे में जान चुके हैं, संगठन की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसके बारे में बच्चों हम पढ़ चुके हैं। और संगठन के जो प्रकार हमने पढ़े, जिसमें कि हमने कार्यात्मक संगठन पढ़ा, फंक्शनल स्ट्रक्चर, जिसमें कि हमने जो मुख्य कार्य किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किए जाते हैं, उसके आधार पर हम संगठन को अलग अलग भागों में, अलग अलग विभागों में विभाजित कर देते हैं। और दूसरा हमने जो है डिविजनल हमने स्ट्रक्चर पढ़ा कि अगर कोई बड़े साइज का जो संगठन है, अगर वो कई तरह के मुख्य उत्पाद अगर उत्पादित करता है, तो हर उत्पाद को समान महत्व देने के लिए वो अलग अलग उत्पादों के लिए अलग अलग डिवीजन जो है वो बना देता है। तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और आज उसी कड़ी में जो है एक नया टॉपिक हम लेके आए हैं, जिसका नाम है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जिसको हम अधिकारों का अंतरण बोलते हैं, माने अधिकार सौंपना बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, अधिकार। अगर जनरली भी इसको हम देखें, अधिकार सौंपना, अधिकार के बारे में आप सभी जानते हैं, निर्णय लेने की जो शक्ति है, जो क्षमता है, उसी को हम अधिकार हम कहते हैं। तो अगर किसी को हम अधिकार दे देते हैं, जैसे कि जो अध्यापक है बच्चों में, वो क्लास का जो चैंपियन होता है सेक्शन का, उसको कुछ अधिकार दे देता है कि वो जो है, जो चौक बॉक्स है या जो डस्टर है, इसको जिनको जो है वो अपनी जो है संरक्षण में रख सकता है, वो इनके बारे में निर्णय ले सकता है। तो ये अधिकार जब दिए जाते हैं, तो अधिकारों के साथ साथ कुछ कार्य भी दिए जाते हैं। जैसे कि अगर अधिकार हमने दे दिया है कि चौक बॉक्स को वो अपने पास रख सकता है, डस्टर को अपने पास से रख सकता है, चेयर को रख सकता है, तो उसका ये उत्तरदायित्व बनता है, उसका ये कार्य भी बन जाता है। इन सभी चीजों को वो जो है पूरी जो है अपनी लगन के साथ जो है उनका जो है उनकी देख रेख करे। कभी भी जो है उससे ये चीज मांगी जा सकती है। अगर चौक बॉक्स मांगेंगे तो ये जो क्लास का मॉनिटर है, चैंपियन, उसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको लाके दे। तो जब हम अधिकार सौंपने की बात करते हैं बच्चों, तो अधिकार तभी किसी को दिए जाते हैं जब हम किसी को कोई कार्य करने के लिए देते हैं, ठीक है। और जब भी हम किसी को कोई कार्य करने के लिए देते हैं, तो दूसरी तरफ भी अगर हम बात करें तो कार्य तभी अच्छी तरह से हो सकता है बच्चों, जब उसको हम उससे संबंधित निर्णय लेने की शक्ति दे देते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को हम कार्य सौंप के निर्णय लेने की पूरी शक्ति अगर बच्चों दे देते हैं, तो हम उससे जवाब भी मांग सकते हैं, उससे आंसर हम मांग सकते हैं, वो हमारे प्रति जवाब दे होगा। अगर उसने अपना कार्य सही ढंग से नहीं किया, तो हम उसको जो है जिम्मेवार उसके लिए ठहरा सकते हैं। तो यही कुछ जो है हम इस चैप्टर में आज पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे अधिकार अंतरण का अर्थ और परिभाषा पढ़ेंगे, और अधिकार अंतरण के क्या पढ़ेंगे आप आज तत्व, इन्हीं दोनों के बारे में आज हमें जानेंगे। तो अधिकार अंतरण माने अधिकार सौंपना, इसका अर्थ मैंने आपको बता दिया है कि भी किसी भी कई बार क्या होता है, अधिकार कब सौंपे जाते हैं बच्चों। मान लेते हैं मुझे कोई कार्य मिला था, और मेरे ऊपर कार्य का जो भार है, जो वर्कलोड है, वो क्या है, ज्यादा है। माने उस कार्य को मैं पूरी जो है एफिशिएंसी लगा के भी जो है उसको मैं अच्छी तरह से पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये हमारा जो है अनअवॉइडेबल है। जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, अधिकार अंतरण है, अनअवॉइडेबल है, माने हमें सौंपना ही पड़ेगा। ना चाहते हुए भी हमें कार्य हमें दूसरों को देना पड़ता है। अगर हम अपनी पूरी ताकत लगा के, पूरी एफिशिएंसी लगा के, पूरे समय का प्रयोग करके भी उस कार्य को अगर हम नहीं कर सकते हैं, तो हम कार्य सौंप देते हैं, हमें सौंपना ही पड़ता है। और कार्य को पूरा करने के लिए हमें ये अधिकार भी देने पड़ते हैं, ठीक है। तो सीधा सा मीनिंग अगर हम ले, इसका अर्थ देखें तो जो हमारे उच्च अधिकारी हैं, उन पर कार्य का अधिक भार होने के कारण अधीनस्थों को कार्य सौंपना और उस कार्य को पूरा करने के लिए अधिकार देना और उनकी जवाबदेही तय करना, यही हमारा क्या है, अधिकार अंतरण। माने इसमें तीन चीजें बच्चों आती हैं। पहले हम उसको कार्य सौंपते हैं, उस कार्य को पूरा करने के लिए निर्णय लेने के अधिकार देते हैं, और फिर हम जवाबदेही निश्चित करते हैं कि जो
उच्च अधिकारी जो अपने अधीनस्थों से जवाब मांग सकते हैं अगर वो कार्य सही ढंग से इच्छित ढंग से पूरा नहीं होता है। तो अब इसकी हम जो है एक्सपर्ट्स ने इसकी परिभाषाएं दी है, डेफिनेशन दी है। तो एक परिभाषा जो है हमारी FG मूरे जो हमारे एक्सपर्ट है उन्होंने दी है, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि अधिकार अंतरण से विप्राय दूसरे लोगों को कार्य सौंपना। माने सबसे पहले क्या है? दूसरे लोग कौन है बच्चों? ये हमारे अधीनस्थ हैं, माने जो हमारे नीचे कार्य करते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। उनको कार्य सौंपना तथा उसे करने के लिए अधिकार प्रदान करना है, क्योंकि कोई भी कार्य बच्चों तब तक जो है वो इच्छित ढंग से नहीं पूरा हो सकता है जब तक कि उस कार्य को पूरा करने के लिए जो विभिन्न निर्णय लेने हैं उनकी शक्ति भी हम उस व्यक्ति को ना सौंप दें जिसको हमने कार्य सौंपा है। क्योंकि अगर उसे बार बार जो है उच्च अधिकारियों से अगर आज्ञा लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, हर चीज पूछनी पड़ेगी, तो वो उस कार्य को तय समय में पूरा नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम जो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको क्लास टीचर और जो है सेक्शन चैंपियन का, तो उसमें जो क्लास टीचर है वो उच्च अधिकारी उसको हम मान सकते हैं, और जो हमारा सेक्शन चैंपियन है उसको हम क्या मान सकते हैं? अधीनस्थ मान सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा था वो है अधिकार अंतरण के तत्व। तो इनको 1 by 1 भी हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे मैंने बताया है सबसे पहले हमारा जो तत्व है वो कौन सा है? उत्तरदायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक्चुअली हम इसको कार्य बोल सकते हैं, कार्य सौंपना, कार्य सौंपना। माने जब भी हम अपने अधीनस्थ को कार्य सौंपते हैं तो जो अधीनस्थ है उसका उत्तरदायित्व बन जाता है उस कार्य को पूरा करने का, उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम उससे कार्य करवाना चाहते हैं। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? उत्तरदायित्व, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम यहाँ पे ना कई बार एक कंफ्यूजन हमारा हो जाता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी दो तरह की होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर और रेस्पॉन्सिबिलिटी टू, जिसको हिंदी में बोलते हैं के लिए उत्तरदायित्व और के प्रति उत्तरदायित्व। के लिए की जब हम बात करते हैं तो डेलीगेटेड वर्क फॉर डेलीगेटेड वर्क माने सौंपा गया कार्य, माने जो कार्य हमने सौंप दिया है किसी भी अधीनस्थ को, तो वो उसके लिए क्या है? उत्तरदायित्व उसका बन जाता है कि वो कार्य उसको पूरा करना पड़ेगा। जैसे हमने सेक्शन चैंपियन को अगर डस्टर की जिम्मेवारी सौंप दी है तो जब भी हम डस्टर मांगेंगे तो उसे वो लाके देना पड़ेगा, ये उसका उत्तरदायित्व है। दूसरा हमारा क्या है बच्चों? के प्रति उत्तरदायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी टू, माने उसे कौन जवाब मांगेगा? अगर कार्य उसको मैंने सौंपा है, मैं उच्च अधिकारी हूं उसका, मैंने उसको डस्टर की जिम्मेवारी दी है, तो उसे पूछेगा कौन? क्या कोई गांव से आगे पूछेगा उससे, या प्रिंसिपल से पूछेंगे उससे? नहीं, जिस उच्चाधिकारी ने ये कार्य सौंपा है अपने अधीनस्थ को, उस उच्च अधिकारी को जवाब देने की जो उत्तरदायित्व है उसको हम बोलते हैं के प्रति उत्तरदायित्व। माने दो तरह की उत्तरदायित्व मैंने बताया बच्चों यहाँ पे। अधीनस्थ के किसके उत्तरदायित्व है? ये अधीनस्थ के जिसको कार्य सौंपा गया है। एक तो उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो उस वर्क के उस कार्य के प्रति बनती है कि वो कार्य उसको पूरा करना है, और दूसरी उसकी जो बनती है रेस्पॉन्सिबिलिटी वो अपने उच्च अधिकारी के प्रति बनती है कि उच्च अधिकारी कभी भी उससे जवाब मांग सकता है, उससे पूछ सकता है कार्य की प्रगति के बारे में, और कार्य अगर सही ढंग से ना हुआ है तो उसके कारण के बारे में जो है उच्च अधिकारी कभी भी पूछ सकता है। अब मैंने यहाँ क्या किया है? मैंने के लिए उत्तरदायित्व पे तो टिक लगाया है और के प्रति उत्तरदायित्व पे मैंने क्या किया है? क्रॉस। इसका मतलब ये है कि ये जो मैंने उत्तरदायित्व तत्व बताया है जिसको मैंने रेस्पॉन्सिबिलिटी बोला है, यहाँ पे मैं के लिए उत्तरदायित्व की बात कर रहा हूँ। माने जब हम सिर्फ उत्तरदायित्व की बात करते हैं बच्चों तो हम के लिए उत्तरदायित्व की बात करते हैं, जब हम रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो हम रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर की बात करते हैं। यहाँ पे जो कार्य हमने सौंपा है केवल उस कार्य की हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे जवाबदेही की बात नहीं। सेकंड हमारा है अधिकार, अथॉरिटी। इसका मीनिंग मैं बता ही चुका हूं आपको, यहाँ लिखा भी है मैंने कि निर्णय लेने की शक्ति या क्षमता। हम सभी जानते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए विभिन्न प्रकार के निर्णय जो है वो अधीनस्थों को लेने पड़ते हैं।
और वो निर्णय जब तक वो खुद नहीं ले सकेंगे तब तक वो कार्य को अच्छी प्रकार से पूरा नहीं कर पाएंगे, और जो है वो जवाब देने के लिए भी जो है वो उत्तरदायी नहीं होंगे। क्योंकि जब भी हम उनसे जवाब मांगेंगे, हम उनसे पूछेंगे कि ये कार्य क्यों नहीं पूरा हुआ, ये कार्य करने में ज्यादा समय कैसे लग गया आपको, तो वो कह सकते हैं कि जी आपने परमिशन नहीं दी थी, उच्च अधिकारियों ने परमिशन नहीं दी थी, इसकी वजह से इस कार्य में ज्यादा देर लगी है। माने जवाब हम किसी से तभी मांग सकते हैं बच्चों जब कार्य के साथ साथ हम उनको अधिकार भी दें, तो इसी को हम अथॉरिटी कहते हैं। और लास्ट जो हमारा तत्व है वो हमारा क्या है, उत्तरदेयता, जवाबदेही, जिसको हम आंसरेबिलिटी बोलते हैं। माने हम अब जवाबदेही फिक्स करते हैं। माने जब हमने एक व्यक्ति को कार्य बता दिया है कि आपको ये कार्य करना है, उसको हमने अधिकार भी दे दिए हैं कि भी आप जो भी निर्णय लेने हैं वो आप स्वयं में ले सकते हैं उसके लिए, तो अब वो मना नहीं कर सकता, वो बहाना नहीं बना सकता है। अब हम उसकी जवाबदेही तय कर सकते हैं। अगर कार्य पूरा नहीं हुआ तो उसको पूर्ण रूप से जो है उसके लिए उत्तरदायी माना जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, के प्रति उत्तरदायित्व। के प्रति का मतलब क्या है यहाँ पे, डेलीगेटर, टूवर्ड्स डेलीगेटर, माने उत्तरदेयता, जवाबदेही की जब बात कर रहे हैं तो मैंने यहां लिखा है के प्रति उत्तरदायित्व, माने टूवर्ड्स डेलीगेटर। डेलीगेटर कौन है, कार्य सौंपने वाला, जिसने कार्य सौंपा है, और इसको हम क्या बोलते हैं, उच्चाधिकारी। कौन है ये, उच्चाधिकारी, जिसने कार्य सौंपा है, उसके प्रति जवाबदेही कौन है, अधीनस्थ। कौन है, अधीनस्थ। जो अधीनस्थ हमारे जो नीचे कार्य करता है उच्चाधिकारी के, वो जो है उत्तरदायी है अपने उच्चाधिकारी को जवाब देने के लिए अगर कार्य सही प्रकार से नहीं हुआ है तो इसके बाद जो है हमें इनको जो बाद में नेक्स्ट जो वीडियो हमारी होगी, नेक्स्ट क्लास जो होगी, इनको हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन हमें